दिल्ली में रोहिंग्याओं की आएगी शामत। क्या रोहिंग्याओं को कांग्रेस और केजरीवाल ने बसाया? नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कैपिटल टीवी के खास शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है, जिसमें आज कांग्रेस और केजरीवाल का कच्चा चिट्ठा खुलेगा, क्योंकि देश भर में रोहिंग्या खतरा बनते जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ कुछ वोट की खातिर कांग्रेस और केजरीवाल ने क्या देश को खतरे में डाल दिया है? आखिर दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक अवैध तरीके से रोहिंग्या कैसे बस गए और उन्हें किसने बसाया? आज हम इसी का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे और आपको पूरा सच बताएंगे, क्योंकि दिल्ली में अब रोहिंग्याओं पर एक्शन शुरू हो गया है और पुलिस रोहिंग्याओं की छानबीन कर रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि दिल्ली में रोहिंग्या कहां है। उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर कांग्रेस और केजरीवाल ने उन्हें कैसे दिल्ली में बसाया, क्योंकि दिल्ली में बड़ी तेजी से रोहिंग्याओं की संख्या बढ़ रही है। यह संख्या सिर्फ रोहिंग्याओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की संख्या में भी इजाफा कर रही है। इसका सबूत भी हम आपको दे देते हैं। दिल्ली में कैसे घुसे रोहिंग्या घुसपैठिया? 2003 में दिल्ली में रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी सेल का गठन हुआ। 2003 में बांग्लादेशी सेल ने 50,000 घुसपैठियों को पकड़ा, लेकिन 2003 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सेल को बंद कर दिया गया। कांग्रेस की सरकार और आपकी सरकार में सेल बंद रहा, जिससे दिल्ली में घुसपैठियों की संख्या बढ़ती चली गई। इसका एक और सबूत आपको देते हैं कि कैसे कांग्रेस और आप सरकार में तेजी से रोहिंग्याओं की संख्या बढ़ी। वो देश के लिए कैसे खतरा बन गए। साल 2022 का समय तो याद ही होगा आपको, जब 2022 में जहांगीरपुरी में हुई हिंसा में भी घुसपैठियों की संलिप्तता पाई गई और उसमें भी रोहिंग्याओं का नाम सामने आया था। 2022 में तो दिल्ली में केजरीवाल सीएम थे, लेकिन उनकी सरकार में भी रोहिंग्या फलते फूलते रहे और उनकी आबादी इतनी फैल गई कि इस वक्त दिल्ली के यमुना बाजार, लोहे के पुल के आसपास बसी झुग्गियों में रोहिंग्या रह रहे हैं। कई और बस्तियों के नाम आपको बताते हैं, इलाकों के नाम आपको बताते हैं। बवाना, जहांगीरपुरी, सीमापुरी, अलीगांव, दया बस्ती, सराय रोहिल्ला, यमुना पुस्ता, शशि गार्डन, सोनिया कैंप, संजय बस्ती, सोनिया विहार, खजूरी खास, शकूरपुर, केशवपुरम, सीमापुरी रेलवे लाइन, विकासपुरी, नजफगढ़, भलसवा डेरी, जेजे कॉलोनी, प्रेम नगर से लेकर केशवपुरम तक और केशवपुरम से लेकर कालिंदी कुंज तक रोहिंग्या रह रहे हैं। और यह सब कांग्रेस और केजरीवाल की देन है, क्योंकि ना तो कांग्रेस ने उन्हें खदेड़ने का प्रयास किया और ना ही अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि वोट बैंक की आड़ में केजरीवाल और कांग्रेस ने पूरा सिस्टम उनकी सेवा में ही लगा दिया। ऐसे में फटाफट आधार कार्ड, राशन कार्ड तक बनाए गए, इसलिए रोहिंग्याओं को पकड़ना भी बहुत मुश्किल हो गया। दिल्ली एनसीआर के शहरों में इस वक्त बांग्लादेशी घुसपैठियों के फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह भी सक्रिय हैं। गिरोह 8 से 20,000 रुपए में उन्हें आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड बनाकर दे देते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए इससे बैंक खाता खोलकर प्रमाण पत्र तक बनवा लेते हैं। और यह बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे। जब हम किसी का कच्चा चिट्ठा खोलते हैं तो बात सबूत के साथ कहते हैं। 2016 में एक मामला सामने आया था, जब लोनी के अशोक विहार से गिरफ्तार बांग्लादेशी मोहम्मद अलामीन ने 20,000 रुपए देकर ऐसा ही दस्तावेज बनवाया, जिसके लिए दिल्ली सरकार को पत्र तक लिखा गया। लेकिन ना तो कांग्रेस के कान में जू रेंगी और ना ही दिल्ली के सीएम रहे अरविंद केजरीवाल के कान में। हाँ, लेकिन अब जरूर दिल्ली में उपराज्यपाल के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में आ चुकी है और अवैध रूप से दिल्ली में रहने वाले बांग्लादेशियों की और रोहिंग्याओं की पहचान करने में जुट गई है। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची और यहां पर रहने वाले लोगों से पूछताछ की गई और बाकायदा उनका आई कार्ड चेक किया गया। लेकिन केजरीवाल को यह रास नहीं आया और कई आपके नेता इसको लेकर राजनीति में लग गए। और लगे भी क्यों ना, क्योंकि अगर अवैध घुसपैठियों को भगाया जाएगा तो आखिर उनका वोट कौन लेगा? वोट के चक्कर में देश को खतरे में नेता जरूर डाल देते हैं। जैसा कांग्रेस ने किया वैसा ही केजरीवाल ने। तभी तो जब रोहिंग्याओं पर एक्शन हुआ
तो मनीष सिसोदिया ने रोहिंग्या के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साध दिया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि रोहिंग्याओं को लेकर बीजेपी हमेशा से ड्रामा करती रही। दिल्ली में बीजेपी ने घुसपैठियों को बसाया, लेकिन मनीष सिसोदिया ये भूल गए कि दिल्ली में कई सालों तक कांग्रेस की सरकार रही, फिर आम आदमी पार्टी की, तो आखिर वो झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में राज आपने किया, अभी तक कर रहे हैं, लेकिन जो काम आपको करना था वो नहीं किया। हां, आपने आरोप जरूर दूसरों पर मढ़ दिए। हालांकि बीजेपी ने इसका करारा जवाब भी दिया। बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के मुद्दे पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मेरा मानना है कि इन लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए, इन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये हमारे देश के लोगों के अधिकारों को छीनने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अवैध घुसपैठियों के मतदान को रोकने के लिए चुनाव आयोग गए, अवैध घुसपैठियों के साथ जिस तरह केजरीवाल है, हमें पूरा विश्वास है कि इस गिरोह के तार अरविंद केजरीवाल और उनके विधायकों से जरूर जुड़े होंगे। यानी मनोज तिवारी ने भी केजरीवाल का कच्चा चिट्ठा खोल दिया, लेकिन अभी कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा खुलना बाकी था, क्योंकि इस मुद्दे पर यानी विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में बसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि देश की एकता और अखंडता बनाए रखना हमारा धर्म है, लेकिन चुनावों से पहले यह मुद्दा केवल उठाया जाता है। यह सब देश की एकता को कमजोर करने के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा सिर्फ चुनावी फायदे के लिए उछाला जा रहा है, जबकि गंभीरता से इसके समाधान की आवश्यकता है। लेकिन देवेंद्र यादव ने यह नहीं बताया कि दिल्ली में भी उनकी कई सालों तक सरकार रही, तब आखिर क्यों कोई समाधान नहीं निकाला गया। दिल्ली तो छोड़िए साहब, एक आंकड़ा तो यह भी बताता है कि दिल्ली ही नहीं, हरियाणा में भी कांग्रेस ने रोहिंग्याओं को अपनी सरकार रहते बसाया, जिसका सबूत भी हम आपको दे देते हैं, क्योंकि कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा भी आपके सामने रख देते हैं। अभी हरियाणा में हाल ही में चुनाव हुए, उसमें हरियाणा का मेवात इलाका सुर्खियों में रहा। हरियाणा में अभी हाल ही में जब चुनाव हुए तो हरियाणा का मेवात इलाका इतना सुर्खियों में रहा कि कांग्रेस पर कई बड़े आरोप लग गए। कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट रोहिंग्या मुसलमानों से मिले, यह कांग्रेस पर आरोप लगा। दरअसल हरियाणा के मेवात इलाके में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं, जिसमें 3 नूंह, पुन्हाना, फिरोजपुर सीटें भी हैं। इनमें से नूंह जिले की तीनों ही सीटें मुस्लिम बहुल हैं, यानी मुसलमानों की आबादी वहां ज्यादा है। नूंह विधानसभा में लगभग 1,05,000 से ज्यादा वोटर हैं, जिनमें से लगभग 60,000 वोटर ही हिंदू हैं, बाकी सारे मुसलमान हैं। लेकिन जानकारी के मुताबिक यहां के कई गांवों में रोहिंग्या मुसलमान स्थायी तौर पर बस चुके हैं। कुछ तो 10 से 15 साल से रह रहे हैं, मतदाता भी बन चुके हैं, यहीं की लड़कियों से शादी भी कर रहे हैं। इसी तरह से पुन्हाना में करीब 2 लाख वोटरों में से सिर्फ 25 से 30 हजार ही हिंदू मतदाता हैं, बाकी सारे मुसलमान हैं। यहां भी रोहिंग्या मुसलमानों का बसेरा बताया जाता है। फिरोजपुर झिरका की कहानी भी कुछ अलग है। इस सीट पर 2,47,000 मतदाताओं में से सिर्फ 25 से 30 हजार हिंदू हैं, बाकी सारे मुसलमान वोटर हैं। रोहिंग्या मुसलमान भी यहां पर सबसे ज्यादा है। सबका आई कार्ड तक बना हुआ है, यानी पहचान पत्र, जिससे वोट दिया जाता है। इस बार के चुनाव में नूंह से कांग्रेस प्रत्याशी आफ्ताब अहमद 40,963 वोटों से जीते। वहीं फिरोजपुर झिरका में तो कांग्रेस के मामन खान को 98,441 वोटों से जीत मिली। नूंह में हुए दंगों के समय इन पर भीड़ को उकसाने का आरोप भी है, लेकिन फिर भी वो जीत गए। इसी तरह पुन्हाना में कांग्रेस के मोहम्मद इलियास 31,916 वोटों से चुनाव जीते। यानी मुसलमानों से कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट मिला, और इसमें रोहिंग्या मुसलमान भी शामिल थे जिन्होंने कांग्रेस को वोट किया। हालांकि कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, लेकिन कुछ विधायक जीते जिन्हें रोहिंग्या मुसलमानों ने वोट दिया। और ऐसा ही ठीक दिल्ली में होता रहा। तो यही सच है जो हम आपको बता रहे हैं, और इसका कच्चा चिट्ठा खोलना जरूरी था, जो हमने किया। लेकिन अब आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर रोहिंग्या कौन है, जिनकी आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही है और जिनके पहचान पत्र को अब खंगाला जा रहा है, पता लगाया जा रहा है कि आखिर रोहिंग्या कौन है और उन्हें देश से बाहर
भगाने की बातें हो रही हैं। दरअसल रोहिंग्या की कहानी 16वीं शताब्दी से शुरू होती है। जगह म्यांमार के पश्चिमी छोर पर स्थित राज्य रखाइन था, जिसे अराकान भी कहते हैं। इस राज्य में उस दौर से ही मुस्लिम आबादी रहती रही। 1826 में हुए पहले एग्लो बर्मा युद्ध के बाद अराकान पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। युद्ध में जीत के बाद अंग्रेजों ने बंगाल, जो वर्तमान में इस वक्त बांग्लादेश है, वहां से मुसलमान मजदूरों को अराकान लाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रखाइन में मुस्लिम आबादी बढ़ती गई। बांग्लादेश से आकर रखाइन में बसी इसी मुस्लिम आबादी को रोहिंग्या कहा जाता है। 1948 में म्यांमार पर से ब्रिटिश शासन का अंत हुआ और आजाद मुल्क के रूप में वो अस्तित्व में आ गया। तभी से यहाँ की बहुसंख्यक बौद्ध आबादी और मुस्लिम आबादी के बीच विवाद शुरू हो गया। रोहिंग्या की संख्या बढ़ती देख म्यांमार के जनरल विन की सरकार ने 1982 में देश में नया राष्ट्रीय कानून लागू कर दिया। इस कानून में रोहिंग्या मुसलमानों का नागरिक दर्जा ही खत्म कर दिया गया। तभी से म्यांमार सरकार रोहिंग्या मुसलमानों को देश छोड़ने के लिए मजबूर करती रही है। तब से रोहिंग्या भारत में घुसपैठ करके यहां आते रहे हैं और कांग्रेस और केजरीवाल जैसे लोग उन्हें बसाते रहे हैं, जिसका कच्चा चिट्ठा अब खुल चुका है। इस कानून में रोहिंग्या मुसलमानों का नागरिक दर्जा खत्म कर दिया गया। तभी से म्यांमार सरकार रोहिंग्या मुसलमानों को देश छोड़ने के लिए मजबूर करती रही है। तब से रोहिंग्या भारत में घुसपैठ करके यहां आते रहे हैं और कांग्रेस और केजरीवाल जैसे लोग उन्हें बसाते रहे हैं, जिसका कच्चा चिट्ठा अब खुल चुका है। फिलहाल कच्चा चिट्ठा में अभी के लिए बस इतना ही, फिर आपके सामने हाजिर होंगे। आपको अगर ये कच्चा चिट्ठा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ इसे लाइक जरूर करिएगा।